यस, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल कंप्लीट करा था। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में एंड में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है ना, दोनों सिचुएशंस अपन ने देख ली थी। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी अपन ने कुछ समझा था, ठीक है। तो इन सब चीजों में कोई डाउट हो तो पहले तो ये पूछ लो आप, और अगर डाउट नहीं है तो फिर अपन आगे की कुछ स्टार्ट करेंगे आज। बताइए, कोई भी आपको लास्ट क्लास से रिलेटेड थ्योरी में कोई डाउट आपने बाद में पढ़ा हो, आपको कुछ दिक्कत आई हो, बताइए। तो किसी बच्चे का कोई मेरे पास डाउट नहीं आ रहा है अभी तक, तो मैं मान के चलता हूँ कि डाउट नहीं है। वेरी गुड। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि डायपोल का बिगिनर बॉक्स करना है, और उसके पहले के जो बिगिनर बॉक्स है पोटेंशियल्स वाले भी, वो सब भी करना है। तो अब तो BB6 आप सब कर सकते थे, ठीक है। तो आपने सारे बिगिनर बॉक्स करे हैं, आपको असाइनमेंट में मिला था पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और असाइनमेंट के अलावा रेंज भी मिली थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। आई होप कि सारी चीजें कंप्लीट कर ली आपने, ठीक है। मेरे पास रिप्लाई ऋत्विक का आया है, डन टिल BB6 डन एंड रेस 3 डन, ओके। चलो BB6 कुछ बच्चे बोल रहे बच्चा है, तो थोड़ा फास्ट करिए, BB6 भी पूरा हो जाना चाहिए था अभी तक। मतलब कल कंप्लीट हो गया था, आज का दिन था आपके पास, कर सकते थे। तो असाइनमेंट भी पूरा करो, जो आपको एक वीकली असाइनमेंट मिला है पोटेंशियल का वो भी कंप्लीट करो, BB6 भी पूरा करो, ठीक है। चलो ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेना है। और आपको मैंने होमवर्क में SCB भी दे दी है, SCB इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करके लाना है अपने DCS में, वो डिस्कस करेंगे अपन। वेरी गुड निमित, ओके। चलो, तो ये सब तो बात हो गई कि क्या क्या वर्क था, क्या करना था। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी तक बात नहीं करी, अपन आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेंगे, है ना। सो विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही सिंपल सी चीज है, और थोड़ा इसका आइडिया अपन पहले ले चुके हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं कहीं पर कुछ मेंशन करवा चुका हूं इसके बारे में, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इट इज number of electric field lines crossing the given area perpendicular to it। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये है कि कितनी फील्ड लाइन हमारे दिए हुए एरिया को क्रॉस कर रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा किसी एरिया से फाइंड करा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई आपसे पूछेगा तो आपसे पूछेगा किस एरिया से बताना है, तो इट इज डिफाइंड ओवर एन एरिया। कोई आपको सरफेस दी जाएगी, कुछ भी आपको इमेजिन करा जाएगा, जैसे कोई भी पर्टिकुलर एरिया दे दिया आपको, कोई स्फीयर की सरफेस से फ्लक्स निकालने को बोल दिया, बोर्ड के प्लेन से फ्लक्स निकालने को बोल दिया, तो आपको कोई एरिया मेंशन करा जाएगा हमेशा। अगर आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाता है तो हमेशा आपसे कोई ना कोई एक हमको एरिया मेंशन करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करते हैं। और क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच इज क्रॉसिंग द एरिया परपेंडिकुलर टू इट। इस तरह से अपन डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन कर रहे हैं अपन? यस, चलो बच्चे मुझे बोल रहे हैं यस, वेरी गुड। अब मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन को, कैसे काउंट करेंगे? तो मैथमेटिकली कैसे लिखे इसे, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम सिंबल यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए फाई, और आप बाद में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स भी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग समझने के लिए कई बार नीचे सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे अपन ई लगा देते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमको ई लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात तो होगी नहीं, तो यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, इसलिए फाई ही बोल दोगे तो चलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर फाई। नाउ हाउ शुड वी काउंट दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? कैसे काउंट करें? तो इसके लिए हमें हेल्प करती है एक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। और मैंने ये बताया था कि किसी एरिया से ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस करती है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, और किसी एरिया से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है ना। हमने बात करी थी, इस पे आपके टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था। अगर मैं इस तरह की वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊं तो आप बोलते थे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ वीक है।
इसका रीजन आप बताते थे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस का नंबर ज्यादा है और यहाँ कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर पर यूनिट एरिया इट्स एक्चुअली अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लॉजिक से अपन फ्लक्स निकाल सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी लोकेशन इज एग्जैक्टली द नंबर ऑफ फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिवाइड बाय एरिया। इस लॉजिक से फिर अपन फ्लक्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन निकाल सकते हैं। पहले तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? ये अपन ने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी लोकेशन पे एक्चुअली नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया के प्रोपोर्शनल है। तो हमने प्रोपोर्शनली कांस्टेंट 1 ही मान लिया। हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन बाय एरिया। और एरिया कैसे लेते हैं इसमें? इस एरिया के बारे में मैंने बताया था कि एरिया अपन परपेंडिकुलर टू फील्ड लेते हैं। नहीं तो आप तो अगर फील्ड के पैरेलल एरिया ले लोगे तो बोलोगे यहाँ तो फ्लक्स की कोई नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस ही नहीं कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बोल दोगे। तो एरिया पे रिस्ट्रिक्शन है कि एरिया जो होना चाहिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या ये लॉजिक याद आया आपको? बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने डिफाइन करा था फील्ड लाइन का नंबर पर यूनिट एरिया, है ना? चलो मेरे पास रिप्लाई आ रहा है, यस, वेरी गुड। तो हम इस लॉजिक का यूज करके नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिफाइन कर सकते हैं। तो किसी छोटे से एरिया से जो फील्ड लाइन का नंबर होता है उसको अपन डी फाई कहते हैं। वो डी फाई हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां मैग्नीट्यूड कितना है इनटू एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है। एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है? डी ए परपेंडिकुलर का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। लेकिन हम एरिया को वेक्टर बना सकते हैं। हम किसी स्पेस में कोई एरिया है तो एरिया वेक्टर इज डिफाइंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस सरफेस के परपेंडिकुलर डिफाइन करते हैं। और अगर इस लोकेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई वेक्टर है और इनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो इस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर कंपोनेंट एग्जैक्टली डीए का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट होगा। इस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्चुअली डीए का अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा, है ना? सो इस चीज को अपन ये भी बोल सकते हैं ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू डीए वेक्टर्स कंपोनेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। डीए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूजिंग दिस छोटे से एरिया से छोटा सा फ्लक्स वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डीए का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट विल बी डीए cos थीटा। क्या ये समझ में आया? सभी बच्चे देख लीजिए अच्छे से। हम एरिया वेक्टर की डेफिनेशन हमारी एरिया वेक्टर की होती है जो एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब मुझे इस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए तो इसके नॉर्मल का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट चाहिए। इसके नॉर्मल का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट वो इस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट दे देगा। ठीक है? तो डीए का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट अगर हम ले ले मॉड डीए cos थीटा, इट इज एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज समझ में आ रही बात? सभी बच्चे देखो अच्छे से। चलो निमित बोल रहा है डीए परपेंडिकुलर, एक बार फिर से बता दो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए जो हम एरिया लेते हैं द प्लेन द सरफेस ऑफ एरिया, द सरफेस ऑफ एरिया, ये जो हमारे एरिया की सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ठीक परपेंडिकुलर होना चाहिए। या मैं दूसरे वर्ड में बोलूं तो मेरा जो इलेक्ट्रिक एरिया का वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग होना चाहिए। एरिया का वेक्टर एरिया से परपेंडिकुलर, एरिया की सरफेस से परपेंडिकुलर डिफाइन होता है। तो जो मेरा एरिया होना चाहिए जिससे हमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया करना है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा डीए अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए या डीए का कंपोनेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लेना चाहिए। क्या है समझ में आया? किसी भी सरफेस का वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर डिफाइन होता है। ठीक है? चलो तो हमने इस तरह से छोटा सा फ्लक्स निकाल लिया किसी छोटे से एरिया से। किसी छोटे से एरिया से छोटा सा फ्लक्स इज नाउ एक्चुअली, अगर ये चीज ध्यान से देखो तो ये ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर है, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर है। ठीक है? तो किसी छोटे से एरिया से छोटा सा फ्लक्स की डेफिनेशन आ गई। उस लोकेशन पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसके साथ छोटे से एरिया का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो।
ओके मेरे पास एक डाउट आ रहा है, डीए का कंपोनेंट अलोंग ई के परपेंडिकुलर कैसे होगा? मैंने एक्चुअली यहाँ पे ना, आप ढंग से पढ़ो, मैंने डीए का कंपोनेंट नहीं लिखा है, मैंने डीए वेक्टर का कंपोनेंट लिखा है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। लैंग्वेज अच्छे से समझो क्या लिखा है, डीए वेक्टर्स कंपोनेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप भी इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान दिया करो। डीए वेक्टर का मीनिंग क्या है? डीए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया सरफेस। तो जो मेरे एरिया की सरफेस है इसके परपेंडिकुलर है। तो मेरे एरिया से परपेंडिकुलर जो चीज है वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग हो जाएगी तो वो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा ना? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मुझे परपेंडिकुलर एरिया चाहिए तो उस एरिया का नॉर्मल शुड बी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया का वेक्टर अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग हो गया, सो दिस सरफेस विल बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझ में आ रही बात? चलो वेरी गुड, है ना? कई बच्चों का रिप्लाई यस आ रहा है, वेरी गुड। और दो तीन बच्चे डाउट पूछते हैं यार, बाकी बच्चे भी अगर नहीं आए तो पूछा करो, ठीक है? ये सब चीजें अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो यू शुड आस्क, है ना? बाद में आपको फिर प्रॉब्लम होती है, बाद में मैंने देखा है क्वेश्चन करने में छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें अपन को ध्यान नहीं रहती है। तो अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज सब बच्चे पूछा करें, ठीक है? तो व्हाट इज डीए वेक्टर्स कंपोनेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड? वो होगा सरफेस जो भी हमने ली है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें डीए का कंपोनेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, उसे हमने ये लिख दिया। नाउ दिस इज एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। दैट्स व्हाई किसी छोटे से एरिया से छोटा सा फ्लक्स जो होगा इट इज ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। चलो ये अगर समझ में आ गया तो किसी बड़े से एरिया से फ्लक्स निकालना आसान हो जाएगा। अब किसी भी बड़े एरिया से फ्लक्स चाहिए तो उसको बहुत सारे छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लो और छोटे छोटे एरिया का फ्लक्स निकाल के ऐड कर लो। तो टोटल फ्लक्स a big area, it should be just integration of the small flux by the small area over it। हम किसी सरफेस के छोटे छोटे एरिया का फ्लक्स ऐड अप कर दे तो टोटल फ्लक्स मिल सकता है। नाउ दिस इज हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि मैथमेटिकली उसे कैसे निकालेंगे। मीनिंग क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन एरिया परपेंडिकुलर टू इट। कई बार ये लाइन समझ पढ़ते से बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन तो मैं इनफाइनाइट बना सकता हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, फ्लक्स को एक नंबर दे देगा अपन को कांस्टेंट? वो इसलिए होता है क्योंकि हम साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा भी डिफाइन करते हैं। ये डिफाइन करने से हमने नंबर ऑफ फील्ड लाइन का नंबर कांस्टेंट कर दिया। हेंस नंबर ऑफ फील्ड लाइन विल बी कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है? चलो तो हमने यहाँ पर डिफाइन करा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैथमेटिकली उसे कैसे निकालेंगे इसका एक्सप्रेशन आया हमारे पास। यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ये बात करते हैं। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इसकी यूनिट क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट होना चाहिए न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम को वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं अपन, तो वोल्ट मीटर भी हो जाएगी इसकी यूनिट। ऐसा यूनिट अपन वोल्ट मीटर वगैरह लिखते हैं। दूसरी चीज डायमेंशन आप निकाल सकते हो, डायमेंशन ऑफ फ्लक्स। it should be dimensions of electric field which is forced by charge. Force is mlt minus 2, charge is 80 into l square। तो ये डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है? तो अपन ने यूनिट डायमेंशन की बात कर ली। तीसरा पॉइंट, फ्लक्स स्केलर होता है कि वेक्टर? बताओ क्या समझ में आ रहा है? फ्लक्स स्केलर होता है कि वेक्टर? स्केलर होता है, वेरी गुड। फ्लक्स के बारे में तीसरा पॉइंट समझ में आ रहा है, फ्लक्स इज द स्केलर क्वांटिटी, है ना? अच्छा ये जो स्केलर क्वांटिटी वो कैसे निकाली अपन ने? इंटीग्रेशन ई डॉट डीए। ई डॉट डीए तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? तो इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। चौथा पॉइंट, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्लस माइनस का मतलब क्या? तो प्लस का मतलब ये होगा कि आपने एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन एक ही तरफ ली। माइनस का मतलब होगा अपोजिट लिए, है ना? पॉजिटिव फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है वो भी समझ लेते हैं अपन। फोर्थ पॉइंट को एक्सटेंड कर रहे हैं अपन। मैंने कोई एरिया लिया, इस एरिया का एरिया वेक्टर और इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर
उन दोनों के बीच में अगर एक्यूट एंगल है तो मुझे फ्लक्स पॉजिटिव मिलेगा। या मैं ये बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है जो मेरे एरिया की डायरेक्शन थी, या जो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा था एरिया की, उसी डायरेक्शन में फील्ड लाइन जा रही है, तो फ्लक्स पॉजिटिव है। प्लस पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि मैंने एरिया की डायरेक्शन जो ली है उसी डायरेक्शन में फील्ड लाइन जा रही है। तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि मैंने एरिया उल्टा ले लिया था। मैंने एरिया अगर इस तरफ लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इनटू द बोर्ड जा रही है, ऐसा जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, तो अब क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, हियर फ्लक्स विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन का प्लस साइन या माइनस साइन का सेंस क्या होता है, इट इज मीनिंग, उसका मीनिंग हो रहा है कि हमने जो एरिया की डायरेक्शन ली है उसी के अलोंग जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रही है, तो यह मतलब होता है। जीरो फ्लक्स का मतलब क्या होगा, कभी हमारा एरिया ऐसा हो कि एरिया वेक्टर बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, तो यहाँ से जीरो फ्लक्स हो सकता है, यहाँ पे जीरो फ्लक्स हो सकता है। एक और चीज हो सकती है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं वहां पर, हमने जिस एरिया पे बात कर रहे हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो भी फ्लक्स जीरो हो सकता है ना। और E itself is zero at the area, तो भी हमें प्लस जीरो मिल सकता है। तो हमने मतलब समझा कि फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, तो उनका मीनिंग क्या है, इज इट क्लियर, क्या समझ में आ रहा है? चलो मेरे पास अब एक डाउट आया है इससे रिलेटेड, अब वो आपका डाउट बाकी बच्चों ने जो लिखा उससे पीछे चला गया, जस्ट अ सेकेंड। सर अपन इसमें डीए का कंपोनेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, डीए भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा आपने। मैंने डीए का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग नहीं लिया है, मैंने डीए वेक्टर का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लिया है। ठीक है, पहली चीज तो ये समझो कि डीए का कोई कंपोनेंट मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग नहीं लिया है, डीए वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड का अलोंग कंपोनेंट लिया है। ठीक है, और डीए वेक्टर क्या था, वो हमारे इस एरिया के परपेंडिकुलर वेक्टर था। तो अगर हमारे जो डेफिनेशन थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें एरिया जो लेते हैं हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेते हैं, तो ये एरिया एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, या दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो इस एरिया का जो नॉर्मल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होना चाहिए, या इस एरिया के वेक्टर की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चाहिए। तो ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डायरेक्टेड होना चाहिए, इसका नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होना चाहिए, तो यहाँ डीए वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट लेना चाहिए। क्या समझ में आया? डीए वेक्टर सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग नहीं होगा क्या? हो सकता है ना, हमने एरिया किसी रैंडम डायरेक्शन में ले लिया, तो किसी रैंडम एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किसी भी एंगल पे हो सकती है, इसलिए फ्लक्स निकालते समय आपको जो एरिया दिया है जिससे फ्लक्स निकालना है वो तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, दैट्स व्हाई डीए वेक्टर का अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में कंपोनेंट ले रहे हैं, समझे? क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है? ओके वेरी गुड, है ना। तो अपन ने समझा कि फ्लक्स का पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का मतलब क्या, और जो भी आपके डाउट थे, और कोई डाउट इससे रिलेटेड यू कैन आस्क, अभी कोई इसमें डाउट हो? चलो, तो ये सब चीजें अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक छोटा सा पॉइंट और समझते हैं फ्लक्स से रिलेटेड। अभी बात करिए अपन ने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की। अगर मेरे पास कोई प्लेन सरफेस है, कोई ऐसी सरफेस है जो ओपन है, तो उसमें एरिया वेक्टर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो किसी भी तरफ ले सकते हैं। अगर मेरे पास एक सरफेस ऐसी है इस तरह से, ये कोई मेरे पास एक सरफेस है जिससे किसी ने बोला फ्लक्स निकालो, तो आपकी इच्छा है कि आप इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में लो कि पीछे की डायरेक्शन में लो, आप इसका एरिया वेक्टर आगे या पीछे दोनों डायरेक्शन में ले सकते हो, इट्स अप टू यू, तुम्हारी इच्छा होती है किधर आपको पॉजिटिव मानना है। लेकिन अगर मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, तो हमने उसके लिए एक रूल बना रखा है। क्लोज सरफेस का मतलब क्या है पहले तो ये समझो। क्लोज सरफेस मतलब ऐसी सरफेस विच इंक्लोजेस अ वॉल्यूम लाइक अ क्यूब, अ स्फीयर, एक क्यूब या एक स्फीयर, या कोई भी एक सिलेंडर, कोन जिसका बेस भी हो साथ में, हेमिस्फीयर विद बेस, ये सारी सरफेसेस क्लोज्ड है। इन सबके एरिया वेक्टर को हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया जाता है।
इन सबका सरफेस का एरिया वेक्टर, जैसे इसकी टॉप सरफेस का एरिया वेक्टर अपन आउटवर्ड लेंगे, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इस साइड लेंगे। अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो किसी स्फीयर के लिए जो किसी भी लोकेशन पे एरिया वेक्टर लेंगे वो ऐसा बाहर की तरफ लेंगे, समझे। मैं अगर एक हेमिस्फीयर यहाँ ड्रॉ करता तो इस हेमिस्फीयर में यहाँ जो टॉप सरफेस का एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा और ये बेस का एरिया वेक्टर ऐसा नीचे होगा। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे ली जाती है, हमेशा सरफेस से बाहर की तरफ। और अगर एक ओपन सरफेस है तब तो आप फ्री हो, आपकी इच्छा किधर भी लेना है, पर हमने क्लोज सरफेस के लिए रूल बना रखा है कि क्लोज सरफेस पे एरिया वेक्टर शुड बी कंसीडर्ड आउटसाइड, आउट तरफ होना चाहिए। क्या समझ में आया? ओके, तो फ्लक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये अपन ने सीखा, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़े। अब चलो फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, किसी एरिया से फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स कैलकुलेशन देखते हैं। नेक्स्ट चीज हम पढ़ रहे हैं फ्लक्स कैलकुलेशन। अभी तक अपन ने बात करी कि फ्लक्स होता क्या है, कैसे निकालेंगे, वो एक्सप्रेशन पढ़ा, वो स्केलर वेक्टर क्या होता है। अब फ्लक्स कैलकुलेट नहीं करा था, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लक्स कैलकुलेशन को अपन है ना अलग अलग कैटेगरीज में तोड़ के सीखेंगे। पहले आसान कैटेगरी, फिर टफ कैटेगरी में जाएंगे। तो सबसे पहले आसान कैटेगरी कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और एरिया भी प्लेन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मतलब समझते हैं हम कि हर जगह बिल्कुल एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर लोकेशन में बिल्कुल एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एरिया प्लेन का मतलब क्या होता है कि ऐसा सरफेस है जो कुछ इस तरह का है, इसे बोलते हैं ना अपन प्लेन एरिया। मैं पहले प्लेन एरिया दिखाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में दिखा देंगे। जो होता है प्लेन एरिया, है ना, एक सर्कल का एरिया प्लेन होगा, है ना। ये जरूरी नहीं कि ऐसा रेक्टेंगल दिखाना है, सर्कुलर भी दिखा सकते हो, कैसा भी कर्व शेप का भी दिखा सकते हो। तो कैसे कैरेक्टराइज करोगे प्लेन एरिया का, मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? कोई आपसे बोल रहा है कि मेरे पास एक प्लेन एरिया है, तो इसका मीनिंग क्या समझ में आ सकता है हमको, हम इसको कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं? इट लाइज इन 2D, यस वेरी गुड। कोई भी सरफेस एरिया जो एक 2 डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा है उसको बोल सकते हैं प्लेन एरिया। और कुछ इसके बारे में बता सकते हो क्या आप? डीए वेक्टर इज सेम इन डायरेक्शन, वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई मेरे पास कि इस पे कहीं भी एक छोटा सा एरिया लूंगा तो डीए वेक्टर के डायरेक्शन हमेशा सेम आएंगे। मैं कहीं पर भी एक छोटा सा एरिया लूं तो यहाँ डीए वेक्टर की जो डायरेक्शन है एग्जैक्टली वही डायरेक्शन किसी और लोकेशन पर भी होगी डीए वेक्टर की। The direction of DA vector doesn't change over a plane area. The direction of DA vector doesn't change over a plane area. तो ये बहुत खास चीज हो गई प्लेन एरिया की। अब मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो देयर वाज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई वेक्टर मैंने एक लोकेशन पे बोली, तो दूसरी लोकेशन में भी तो ये वेक्टर ही होगी, बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म, हर जगह बिल्कुल एक जैसी होगी और हर जगह एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है। तो अब अगर मैं इससे फ्लक्स निकालने को कहूँ तो आपके लिए आसान काम हो गया, बिकॉज ई वेक्टर और ये जो स्मॉल एरिया वेक्टर है इसका इन दो के बीच में हर जगह एंगल सेम है। आप इसे लिखोगे ई डी ए, दोनों के बीच में एंगल का कॉस। नाउ दिस कॉस थीटा इज सेम एवरीवेयर और ई का मैग्नीट्यूड भी हर जगह एग्जिस्ट है, तो दोनों को इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। तो cos थीटा को इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, e को इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, so you will left out with dA only in integration। अब dA का मतलब क्या था, छोटा सा एरिया, उसका इंटीग्रेशन क्या, पूरा सरफेस आ जाएगी ना, छोटे छोटे एरिया को जोड़ोगे तो पूरा सरफेस का एरिया मिलेगा ना। तो इट शुड बी इक्वल टू फाई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। लेट्स से दिस कंप्लीट एरिया इट वाज ए, जो टोटल एरिया वो ए था, तो हमें रिलेशन मिल गया ई ए कॉस थीटा। और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने ई वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिया पूरा, समझे। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दिया। तो प्लेन एरिया से फ्लक्स निकालना बहुत आसान, प्लेन एरिया से फ्लक्स निकालना बहुत आसान। किसी प्लेन एरिया से अगर आपको फ्लक्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, प्लेन एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो देखेंगे कितना है, वो एरिया वेक्टर विल बी एरिया मैग्नीट्यूड इनटू द डायरेक्शन व्हिच इज नॉर्मल टू द प्लेन टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर प्रोडक्ट कर दो, यू विल गेट फ्लक्स। ये समझ में आया?
यूनिफॉर्म प्लेन एरिया से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स कैसे निकालना है, क्या ये समझ में आ रहा है? चलो बच्चे मुझे बोल रहे हैं यस, बहुत बढ़िया। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर आपको स्टार्टिंग का चीज हटा रहा हूँ। चलो, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ। मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस मैंने आपको दे दी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ ये जो सर्कल है ना, वो एकदम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था 2 न्यूटन पर कूलम। 2 न्यूटन पर कूलम, तो शायद ग्रीन से दिख नहीं रहा होगा, तो दूसरे कलर से लिख देते हैं, 2 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन पर कूलम, और वो इस एरिया के प्लेन के साथ 30 डिग्री के एंगल पे थी। इस एरिया के प्लेन के साथ 30 डिग्री के एंगल पे थी। तो बताओ इस एरिया से फ्लक्स कितना होगा, करो। इस एरिया से फ्लक्स कितना होगा, करो। सर ये बहुत 10 आसान। सेंटीमीटर रेडियस है सर। हाँ, रेडियस दिए 10 सेंटीमीटर। यस सर। चलो बच्चों का जवाब आ रहा है मेरे पास, वेरी गुड। आज का जवाब आया है ऋत्विक का भी आया, काफी बच्चों का आ रहा है। चलो, हमसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके लिए हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखना होती है। एरिया वेक्टर हम एरिया के परपेंडिकुलर लेते हैं, तो ये होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल एग्जैक्टली 60 हो जाएगा। कुछ बच्चों ने गलत जवाब दिया, वो ध्यान से देखो, यहाँ 60 डिग्री एंगल है। तो यहाँ से जो फ्लक्स होना चाहिए वो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड विल बी पाई आर स्क्वायर, आर इज 0.1 स्क्वायर ऑफ दैट इनटू कॉस ऑफ 60, ये होना चाहिए। So it should be 0.01 pi. Cos 60 हाफ से हाफ ये कैंसिल हो गया, it should be 0.01 pi और pi by 100. In SI units it will be volt meter. समझे? ऋत्विक का सही था, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चों को समझ में आया गलती अपनी? रूट 3 वाले जितने बच्चे, सबको समझ में आ रहा है क्या गलती हुई है? यस, है ना। तो एरिया का नॉर्मल की इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल लेते हैं अपन, ठीक है। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन करा, एक और क्वेश्चन देखते। मेरे पास ये XY प्लेन का सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। मेरे पास 3 पॉइंट्स है। ये पॉइंट है मेरे पास a, 0, 0, यहाँ पर है 0, a, 0, और यहाँ पर है 0, 0, a। 3 पॉइंट ये, इन 3 पॉइंट को कनेक्ट करूंगा तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, ऐसा ट्राइंगल। और यहाँ स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E नॉट इंटू आई माइनस जे प्लस के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। बताओ इस एरिया से फ्लक्स कितना जा रहा है, इस ट्राइंगल के एरिया से फ्लक्स कितना जा रहा है, करो। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय दिस ट्राइंगुलर एरिया? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय दिस ट्राइंगुलर एरिया? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, एरिया सही से लेना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय द ट्राइंगुलर एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यूनिफॉर्म है, मैंने कांस्टेंट दिए, मैग्नीट्यूड देखो कांस्टेंट E नॉट है ना, √3 E नॉट है, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, और एरिया भी प्लेन ही दिया है। अब इस प्लेन एरिया से फ्लक्स निकालो।
एक जवाब आया मेरे पास, मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, थोड़ा चेक कर लो आप। ये तो निमित गलत है यार, ऋत्विक डायमेंशनली गलत है, निमित डायमेंशनली गलत है। अच्छा चलो पहला मुझे जवाब दो, इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? क्या बता सकते हो मुझे? इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग सेंट्रॉइड, वेरी गुड। इसका एरिया वेक्टर अलोंग सेंट्रॉइड होगा, है ना, सिमेट्री है तो अलोंग सेंट्रॉइड हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो एरिया वेक्टर विल बी अलोंग द वेक्टर i प्लस जे प्लस के, है ना, वेरी गुड, i प्लस जे प्लस के, वेरी गुड, है ना। और इसका एरिया का एरिया होगा कितना? द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया कितना होगा? अच्छा मैं दूसरे शब्दों में पूछूं, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी साइड लेंथ कितनी है? इसकी साइड लेंथ क्या बताओगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड लेंथ क्या होगी? इट शुड बी √2a, इट शुड बी √2a, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दिखेगा अपन को एक पर्टिकुलर एंगल से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, साइड लेंथ √2a है। ये कोऑर्डिनेट्स देख के आप देख सकते हो √2a आएगी, है ना। तो √2a अगर साइड लेंथ है तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया विल बी हाफ बेस इंटू हाइट, और हाइट हो जाएगा √2a का cos 30। सो √2a cos 30 होता है √3/2। सो ये सब सॉल्व वॉल्व करो, ये 2 से ये 2 गया, √2 इंटू √2 2, तो 2√2a स्क्वायर, सॉरी 2√3a स्क्वायर, ये आएगा एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पता है तुमको, i प्लस जे प्लस के, अभी तुमने बताया था, तो उसमें i प्लस जे प्लस के का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें एरिया वेक्टर मिल जाएगा। तो इट शुड बी 2√3a स्क्वायर टाइम i प्लस जे प्लस के बाय √3। यहाँ ध्यान रखना यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग द एरिया। तो देखो ये क्या हो रहा है सॉल्व करके, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2a स्क्वायर टाइम i प्लस जे प्लस के। क्या ये समझ में आया? सर हाँ सर मैंने एरिया √3/4a स्क्वायर से निकाला था सर। √3/4a स्क्वायर, तो ठीक है ना, साइड लेंथ सही से डालो ना उसमें, साइड लेंथ √2 है ना। सर मैं √3/2a स्क्वायर सर आपने 4 से डिवाइड नहीं किया सही से। एक मिनट, एरिया ऑफ मैं चेक कर लेता हूँ, मेरी कोई गलती तो नहीं है। हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट हो जाएगा √2a cos 30, cos 30 इज √2/2, ये सही है क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। यस सर, नेक्स्ट स्टेप। ना, अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अच्छा ये बाय 4 था, अच्छा मैंने गड़बड़ कर दिया, सॉरी सॉरी, ये दोनों ही तो डिनोमिनेटर में कैंसिल कैसे कर रहा हूँ इनको, तो बाय 4 है एक्चुअली नीचे, हाँ मेरा मिस्टेक हो गई ये, तो √3a स्क्वायर बाय 2 होगा, ठीक है। तो बाय 2 यहाँ डिनोमिनेटर में लगा देना, अब शायद सही है, ठीक है। चलो माय मिस्टेक, दोनों टू डिनोमिनेटर में से मैंने कैंसिल कर दिया, देखो ऐसी गलतियां बचाना चाहिए। अब ये एरिया वेक्टर आ गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कर दो तो हो गया काम अपना, बस। अब इन सब डिस्कशन से प्लस आ जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो a स्क्वायर बाय 2 e नॉट, ये तो कांस्टेंट है, e नॉट a स्क्वायर बाय 2, और इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो i डॉट i1 j डॉट माइनस j माइनस 1 प्लस 1, तो ये अंदर सॉल्व करके 1 आ रहा है, तो दिस शुड बी द आंसर, ठीक है, e नॉट a स्क्वायर बाय 2, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब ठीक है, वेरी गुड। चलो अच्छा ये बताओ, कोई रैंडम दे देता मैं कोऑर्डिनेट, तब क्या करते? अभी तो मैंने कोऑर्डिनेट ऐसे दिए कि तुम्हें एरिया वेक्टर अच्छे से दिख गया, मैंने कोऑर्डिनेट रैंडम दे दिए होते तब क्या करते बताओ? मैंने मान लो ये कोई कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ कुछ √2a कर दिया होता, यहाँ पे कुछ x कर दिया, है ना, या कोई a कर दिया, यहाँ पे b कर दिया और यहाँ c कर दिया, अब क्या करते तुम लोग? थोड़ा सा मैं इसका सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकाल के एरिया वेक्टर लिख सकते हैं, ये सब लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा इसका ट्रिक होती है, देखो आपको
एक पैरेललोग्राम की दो साइड इन वेक्टर फॉर्म पता हो, आपको पैरेललोग्राम की दो साइड अगर वेक्टर फॉर्म में पता हो, तो उस पैरेललोग्राम का टोटल एरिया वेक्टर वो होता है इन साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। पैरेललोग्राम की दो साइड पता हो आपको वेक्टर फॉर्म में, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा इन वेक्टर फॉर्म, वो सीधा इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जब ट्राइंगल होता है तो ट्राइंगल के केस में से हाफ कर देते हैं बस अपन। अगर ट्राइंगल की दो साइड के वेक्टर पता हो, साइड ऐसे लेना है कि उनका टेल पॉइंट सेम ही हो, है ना, तो ऐसी दो साइड के वेक्टर पता हो, मान लो P और Q, तो इस ट्राइंगल का एरिया वेक्टर वो सिंपली P क्रॉस Q कर लो। ये पढ़ा होगा 11th में शायद, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट्स के एप्लीकेशन में आता है ये पॉइंट। समझे कुछ बात, इस हाफ करना है, सॉरी, P क्रॉस Q का हाफ। चलो ये याद आया। तो अब तो तुम्हें जनरल कोई ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट दे देते, ये बताओ, तो तुम निकाल सकते थे ना फिर इसका एरिया। बताओ, ये चीज समझ में आ रही है यार? तो ये पॉइंट ध्यान रखना है ना, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन जब आएगा ना तो ये बहुत काम की चीज है। देखो फिजिक्स में मैथ बहुत जरूरी चीज होती है, मैथ नहीं आया तो क्वेश्चन में फंस सकते हैं अपन। मैथ से कितनी बार चीजें आसान हो जाती है, देखो, ठीक है। चलो, तो प्लेन एरिया से फ्लक्स कैसे निकालना है वो सब सीखा अपन ने। अभी हटा रहा हूं मैं, नोट कर लो अच्छे से, दो क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं। अब बताओ, अगर एरिया प्लेन नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है बट एरिया प्लेन नहीं हो, तो क्या करेंगे? नेक्स्ट चीज अपन निकालते हैं, फ्लक्स बाय फ्रॉम कर्व्ड एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ले रहे हैं अपन? यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अभी भी थोड़ा आसान रखी चीज है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म लिया है और एरिया मैंने कर्व ले लिया। तो अब भी आपको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं बच्चों, अब भी इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। रीजन भी अपन समझते हैं। देखो, ये मान लो मेरा एरिया था, जो कर्व है आपको दिख रहा है, दिस इज कर्व, है ना, दिस इज कर्व। तो ये मेरे पास एक कर्व एरिया है, ये इसके बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाए मैंने, ठीक है। चलो इसका कोई एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं, ये इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से थी, यूनिफॉर्म एंड हॉरिजॉन्टल। तो इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, ये यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन। अब मुझे इस छोटे से एरिया से अगर फ्लक्स लिखना होगा, तो छोटे से एरिया का जो छोटा सा फ्लक्स होता है वो हम क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं हम ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये फ्लक्स की डेफिनेशन है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर बीच का एंगल का कॉस, तो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज दिस डी ए कॉस थीटा? डी ए कॉस थीटा का मतलब क्या था? डी ए कॉस थीटा का मतलब था प्रोजेक्शन ऑफ डी ए वेक्टर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग प्रोजेक्शन, या ई इंटू प्रोजेक्शन ऑफ डी ए, वही चीज लिखी हुई है, जैसे कि सेम चीजें, है ना। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या, डी ए वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग प्रोजेक्शन का मतलब क्या? इस डी ए वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग प्रोजेक्शन अगर करे, मैं अगर इसको एक्सटेंड करके दिखाऊं तो प्रोजेक्शन कैसा दिखेगा वो देखते हैं। दैट प्रोजेक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस। मुझे कुछ ऐसा हमको एरिया दिखना चाहिए, क्या ये समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर इस डीए का प्रोजेक्शन देखेंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। एक छोटे से एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग प्रोजेक्शन, हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। और ऐसे ही अब मैं पूरे एरिया का करूं, मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूं बाद में, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है वो अपन यूज कर लेते हैं, वो इन सब का एडिशन ही तो करेंगे अपन। तो कंप्लीट एरिया का प्रोजेक्शन ये एरिया मिल जाएगा,
छोटे से एरिया का प्रोजेक्शन, वो d5 को थोड़ा साइड में कर देते अपन। d5 ये लिखा था, d5 का मतलब हो रहा था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dA cos थीटा, एंड द मीनिंग ऑफ dA cos थीटा, इट वाज प्रोजेक्शन ऑफ dA along इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। फिर dA का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग प्रोजेक्शन का मतलब क्या, इसका मुझे शेडो लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो वो ये शेडो आएगी। और ऐसे ही मैं सब जगह छोटे छोटे एरिया का प्रोजेक्शन लूंगा तो मुझे ये एरिया मिलने वाला है ना। द कंप्लीट एरिया से जो फ्लक्स होगा वो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल प्रोजेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लो, you will get integration of projection, and integration of projection will be the projection of the complete area, projection of complete area in direction of electric field। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्व्ड एरिया था इसका मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोजेक्शन लेना है, तो ये मुझे ऐसा कुछ एरिया दिखेगा। फिलहाल मेरी ज्योमेट्री के हिसाब से वो रेक्टेंगल दिख रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया निकालना आसान है फिर, और ये एरिया क्योंकि प्लेन है तो प्लेन एरिया से फ्लक्स आप लिख सकते हो, तो ये बहुत आसान चीज हो गई। हरी बात में बोलो, इज दिस क्लियर? जब भी मेरे पास कोई कर्व्ड एरिया है और मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से उसका फ्लक्स चाहिए, तो हमें बस कर्व्ड एरिया का प्रोजेक्शन लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। प्रोजेक्शन लेके हमें फ्लक्स मिल सकता है। ओके, वेरी गुड, नोट कर लीजिए इसे। यस निमित, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हम एरिया को देखेंगे तो हमें ऐसा एरिया दिख रहा है, तो बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एरिया देख लो तो एरिया प्लेन दिख रहा है, बस उसका अपन फ्लक्स निकाल सकते हैं फिर। बिल्कुल सही, तो हमारे लिए सिचुएशन बहुत आसान हो जाएगी, अब फ्लक्स कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। चलो, तो ये सब चीजें जल्दी से नोट करो, फिर बहुत आसान सा एक क्वेश्चन देने वाला हूं मैं। ओके सर, वी डिड दिस पार्ट फॉर प्रेशर ऑन द कर्व्ड सरफेसेस एज वेल। यस, प्रेशर के लिए भी सेम चीज लगती है, प्रेशर में भी आप ऐसे कुछ करते हो, प्रेशर का किसी डायरेक्शन में फोर्स चाहिए आपको, कोई कर्व्ड सरफेस है उस पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स चाहिए, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस एरिया का प्रोजेक्शन ले लेते हैं, इनटू प्रेशर कर देते हैं, प्रोवाइडेड प्रेशर वाज यूनिफॉर्म ओवर द सरफेस, है ना, तो ऐसे कर सकते हैं अपन। चलो, तो ये चीज आपने प्रेशर के लिए भी करी थी, तो आपके लिए सेम चीज यहाँ पे फ्लक्स में आसान हो जाएगी। और याद रखना, ऐसा जहां पे पढ़े अपन, जहां प्रूव करे उसी जगह पे यूज करना है इस कॉन्सेप्ट को, नहीं तो बच्चे ये प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट हर जगह लगाने लग जाते हैं फिर, तो कोई सी दो जगह लग गई इसका मतलब हर जगह नहीं लगेगी। ठीक है, कई सिचुएशन होती है जहां पे प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट से गलत रिजल्ट भी मिल सकते हैं, अपन देखेंगे जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पर, है ना। तो फिलहाल तो अपन को प्रोजेक्शन लेना है, ये ध्यान रखो। चलिए, अब इस पे बेस क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक हेमिस्फीयर था, ये मेरे पास हेमिस्फीयर की कर्व्ड सरफेस है, आपको इस कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स निकालना है, कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, इससे आपको फ्लक्स निकालना है, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरह से दे दी, रेडियस ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस इट वाज r, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाई, ये दिख रहा है, बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E ले लो, कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर से फ्लक्स निकालना है, बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। वेरी गुड ऋत्विक, बहुत बढ़िया अमित। चलो, तो ये बहुत आसान हो जाते हैं, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं मुझे, वेरी गुड। और किसी का आंसर? क्या बात है, दो ही बच्चों ने आंसर दिया अभी तक।
वेरी गुड अदिति। चलो अब सब क्या आ रहे? यस, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आज का आप प्रोजेक्शन देखोगे तो आपको यही वाला एरिया तो दिखेगा। आप आगे देखोगे तो भी आपको यही तो सर्कल दिखेगा। एंड दिस सर्कल विल बी हैविंग अ रेडियस r, सो दिस एरिया विल बी पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो तो आपको प्लस मिल जाएगा। फ्लक्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पाई r स्क्वायर। दिस शुड बी द आंसर। बहुत आसान हो जाता है अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो एरिया प्लेन है तो आसान, कर्व्ड है तो भी आसान। एरिया कैसा भी हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स निकालना इज वेरी इजी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक कोन है, इस कोन की हाइट थी h और बेस की रेडियस है r। इस कोन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, तो व्हाट इज द फ्लक्स एंटरिंग द कर्व सरफेस ऑफ कोन। मैंने पूछा फ्लक्स एंटरिंग इनसाइड कोन, कोन के अंदर कितना फ्लक्स आ रहा है, कितना एंटर हो रहा है। नेट फ्लक्स नहीं पूछ रहा हूं मैं केवल जो फ्लक्स अंदर आ रहा है वो पूछ रहा हूं। तो आप क्या जवाब दोगे? वेरी गुड ऋत्विक। निमित थोड़ा सा ध्यान से करो। क्रिस वेरी गुड। चलो तो बच्चे सही जवाब दे रहे हैं मुझे, वेरी गुड। यस निमित सही है, सर वेरी गुड। कशिश थोड़ा ध्यान से करो। आयुष वेरी गुड, अदिति वेरी गुड। तो अब हमें इसका प्रोजेक्शन देखना है, तो प्रोजेक्शन हमें ट्राइंगल दिखेगा, है ना। इसका प्रोजेक्शन में इस साइड बना देता हूं। इट विल बी अ ट्राइंगुलर एरिया, it will be a triangular area like this. This triangle will have base of 2r and a height h. So the area of triangle should be half base into height. So area should be half base into height. It will be RH. So RH time electric field should be flux. बहुत आसान, इतना फ्लक्स एंटर करेगा, बहुत बढ़िया। चलो बताओ, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर से आती हुई दे देता तो क्या करते? वैसे वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो क्या आंसर देते? वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो क्या जवाब देते? वेरी गुड अथर्व। निमित E इंटू पाई आर स्क्वायर कर देते, बहुत बढ़िया, है ना। E इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब कर्व्ड एरिया से भी फ्लक्स अपन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है, चलो तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी अपन ने समझा। अब क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है? अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म रिलेटेड तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती है और बिना इंटीग्रेशन के काम हो जाता है अपना। देखते हैं एग्जांपल, है ना। तो अगला मैं जनरल सिचुएशन का फ्लक्स पूछ रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल दूंगा। देखो ये मेरे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दे दिया आपको ई नॉट टाइम एक्स टाइम आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी ई नॉट एक्स टाइम आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग, इट इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू एक्स कोऑर्डिनेट के साथ बदल रही है। ठीक है, अब इस स्पेस में मैं आपको एक क्यूब दे रहा हूं, यहां पर एक क्यूब है। there is a cube present in this region जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। the side length of the cube is a, और क्यूब ऐसा है उसकी तीन साइड एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग है, एक कॉर्नर क्यूब का बिल्कुल ओरिजिन है। ठीक है, ये क्यूब कैसा है मैंने आपको दिखा दिया। तो इस क्यूब के हर फेस से फ्लक्स बताओ, हर फेस से फ्लक्स बताओ। मैं नाम दे देता हूँ सारे पॉइंट्स को। दिस इज O, दिस इज A, B, दिस इज C, दिस इज D, E, F एंड G। चलो तो क्यूब के हर फेस से फ्लक्स कितना होगा बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बार वेरिएबल दी है तो थोड़ा जनरल सिचुएशन हो गई है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सिचुएशन है। करो need to calculate electric flux
पासिंग फ्रॉम ईच फेस ऑफ द ट्यूब, हर फेस से फ्लक्स कितना जा रहा है। यस क्रिस, ऋत्विक वेरी गुड। बहुत बढ़िया। आयुष गलत है। हर फेस का अलग अलग बताना पड़ेगा आपको, हर फेस से कितना कितना फ्लक्स है, इस आगे वाले फेस से कितना है, ऊपर वाले से कितना है, बॉटम से कितना है, पीछे वाले से कितना है, हर एक का बताना पड़ेगा आपको। सबका नाम आप दे सकते हो, आगे वाले फेस का नाम है ABEF, है ना, तो सबके नाम भी पता है आपको। वेरी गुड क्रिस। यस क्रिस, बिल्कुल सही। निमित वेरी गुड। अमन सिंह कुशवाहा, आपका कोई जवाब? अमन, निमित गलत है। चलो अमित का कुछ आंसर आया है? नहीं अमित गलत है। अथर्व, यस वेरी गुड। सर्वेश दायमा, आपका कोई आंसर? दक्ष, मिस्टेक है। सर्वेश दायमा, आपका कोई आंसर? क्लास में प्रेजेंट हो सर्वेश? यस या नो तो लिख दो कुछ। निमित गलत है। निश्चित वेरी गुड। सर्वेश आर यू प्रेजेंट? चलो सर्वेश लगता है क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है। यस, है ना। बच्चे का सबका मैक्सिमम बच्चों का जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो देखो, कुछ बच्चे क्लास में यार बहुत ही चुप बैठे रहते हैं, तो मैं उनसे फिर से बोलूंगा कि बी अटेंटिव, क्वेश्चन दिया जाए तो जवाब दो, क्वेश्चंस करो। अगर आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तो कुछ सीखोगे नहीं, और कुछ सीखोगे नहीं तो एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको अभी शुरुआत चल रही 12th की, तो अभी से सुधर जाओ यार, नहीं तो फिर थोड़ा सा एक चैप्टर और हो जाएगा ना, तो फिर पूरा 12th जाएगा आपका। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्लास में मुख्य दर्शक बने रहते हैं, उनके लिए ये मेरी चेतावनी है कि प्लीज मुख्य दर्शक बन के मत बैठिए। आप लोग कोई मूवी नहीं देख रहे हो जिसमें चुपचाप बैठना है। यू शुड इंटरेक्ट, यू शुड डू क्वेश्चन, जैसे मैं देता हूँ आपको करना चाहिए। ठीक है, पांडे जी समझ में आ रहा है? कुमारे, अक्षत कुमारे, अक्षत पांडे, बोलो समझ में आ रहा है आपको? सानिध्य, समझ गंगराडे, पार्थ, यस, है ना। तो आप बच्चों के आंसर आते नहीं यार कुछ भी। ठीक है, दक्ष, दक्ष का आंसर एक का आता है, एक का नहीं आता, है ना। तो प्लीज यार, सब जो भी बच्चे क्लास में जवाब नहीं दे रहे हैं, वो प्लीज अटेंटिव रहिए, है ना। और जो भी डाउट है वो पूछा करो। जैसे अब मेरे पास एक डाउट आ रहा है कि क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो क्या समझ नहीं आया, बी स्पेसिफिक। क्वेश्चन में क्या चीज समझ नहीं आई आपको? मैंने एक ट्यूब दिया है, ट्यूब के हर फेज से फ्लक्स कितना है ये पूछा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है मैंने आपको कितनी है।
बोलो क्वेश्चन में और क्या डाउट है आपको? इज दिस सफिशिएंट? जो भी मैंने समझा है ये ओके है क्या, कि और कुछ जानना चाह रहे हैं अपन? देखो इंटरेक्ट करोगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको दिक्कत क्या है, तो मैं उसे पिन पॉइंटेडली आपको सॉल्व कर पाऊंगा आपकी प्रॉब्लम, है ना। और इंटरेक्ट नहीं करोगे आप तो भी कोई भी टीचर अंतर्यामी नहीं है ना। और ऐसे ऑनलाइन क्लास में तो और मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो ऑनलाइन में जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है। तो प्लीज आस्क योर डाउट। चलो तो ओके लिख रहे हो तो मैं मान रहा हूँ कि आपको आ गया है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे हर एक पेज से फ्लक्स पूछा था। पहली चीज तो फ्लक्स निकालते कैसे, फ्लक्स निकालते कैसे ये आना चाहिए हमको। तो किसी भी छोटे से एरिया से जो फ्लक्स होता है वो छोटे से एरिया का फ्लक्स डिफाइन होता है ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। अब जरा एरिया वेक्टर क्या होता है ये सोचो। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया। आप जैसे टॉप सरफेस से देखोगे तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। इस पे कहीं भी छोटा सा एरिया लोगे क्योंकि प्लेन है तो इस पूरे प्लेन सरफेस से एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा, इस पूरे सरफेस से एरिया वेक्टर ऊपर आएगा। इट इज अलोंग जे कैप। ऊपर वाले टॉप सरफेस पे एरिया वेक्टर इज अलोंग जे कैप एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग आई कैप। द डॉट प्रोडक्ट इज देयर तो इट शुड बी जीरो। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, क्या याद है? दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होने की वजह से इस पूरे एरिया से फ्लक्स जीरो होगा। सिमिलरली आप अगर ध्यान से देखें तो चार फेज से फ्लक्स जीरो है क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे ही जो फ्रंट वाला फेज है इसका एरिया वेक्टर अलोंग जेड आ जाएगा, है ना। ऐसे ही वो पीछे वाले का माइनस जेड होगा, नीचे वाले का माइनस के होगा, नीचे वाले का माइनस के में एरिया वेक्टर होगा। तो चार फेज से तो फ्लक्स जीरो ही हो गया क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। चलो तो चार फेज से तो फ्लक्स जीरो है। फ्लक्स इज जीरो बाय 4 फेसेस, ठीक है। अब बाकी बचे दो। अब दो में से सबसे पीछे वाले पे चलते हैं अपन। सबसे पीछे वाले को मैं अलग से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा दिखेगा, अलग से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पीछे वाला फेज जो है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ये वाईजेड प्लेन में, इन वाईजेड प्लेन एक्स कोऑर्डिनेट बिकम जीरो। वाईजेड प्लेन की प्रॉपर्टी है कि वहां एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ये आपको ज्योमेट्री में पढ़ा है, 11th क्लास में आपको 3D ज्योमेट्री थोड़ा बताया है। तो वाईजेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। यहाँ एक्स जीरो है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। आप यहाँ एक्स पुट करो जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल पर इस लोकेशन पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही हो रही है, तो यहाँ से फ्लक्स तो जीरो होना ही चाहिए बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो पीछे वाले फेज ओ सी डी जी इसका भी फ्लक्स जीरो हो गया, है ना। पीछे वाले फेज से भी फ्लक्स जीरो हो गया। तो 5 फेसेस से फ्लक्स जीरो हो चुका है, 5 फेसेस से फ्लक्स जीरो हो चुका है। बची केवल एक फेज, वो फ्रंट वाला। उससे क्या होगा वो देखते हैं। आगे वाले फेज को अलग से ड्रॉ कर लो। अब जैसे आपको क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी करने में तो आपको ये करना चाहिए था, आपको अलग अलग फेज अलग अलग ड्रॉ करके सोचना चाहिए था, है ना। ये आपको मैं तरीका भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आसान कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन को अलग अलग डायग्राम बनाओ, जो ये डायग्राम बनाने की मेहनत करेगा उसको क्वेश्चन ज्यादा आसान लगेगा, उसको समझ में ज्यादा आएगा। तो आगे वाले फेज को अलग से दिखाओ। नाम क्या था इसका? ए एफ ई एंड दिस पॉइंट वाज बी। ये बनाया मैंने, इससे फ्लक्स निकालना है मुझे। पर ये फेज भी देखो ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। दिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। यहाँ पूरे पे एक्स कांस्टेंट होगा, यहाँ x इक्वल टू a हो जाएगा बिकॉज ये ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस a थी। इस क्यूब की लेंथ a है ना, तो ये a के कोऑर्डिनेट होंगे a, 0, 0। तो इस पूरे फेस पे x कांस्टेंट होगा और यहाँ x कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगी। पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड x पर तो डिपेंड कर रही थी, वो हो जाएगी E नॉट a I कैप। ये एरिया प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर वी कैन डिफाइन एज a स्क्वायर I कैप। डॉट प्रोडक्ट कर लो तो फ्लक्स हो जाएगा E नॉट a क्यूब। आंसर ये इसका फ्लक्स आ गया। बाकी सबसे तो जीरो अपन बात कर ही चुके थे, तो केवल एक ही फेज से यहाँ फ्लक्स बच रहा है, केवल इस फ्रंट फेज से फ्लक्स बच रहा है और वो आ रहा है E नॉट a क्यूब। बताओ समझ में आ रहा है क्वेश्चन ये? चलो बहुत बढ़िया, है ना। और जो भी डिफिकल्टी लगे पूछा करो, तो उसको डिफिकल्टी कैसे नहीं लगे हमारे पास उसके तरीके होते हैं, तो आप पूछोगे तो हम आगे बता पाएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन को सिंपल लगने के लिए यू शुड ट्राई टू इमेजिन दिस क्वेश्चन वन बाय वन फेसेस। एक एक फेस को ड्रॉ करके देखना चाहिए था।
तो एक एक फेज से आपको अच्छे से समझ में आता है फ्लक्स क्या आएगा। ठीक है सर हाँ बोलिए। सर ये ए बी ई एफ कौन सा प्लेन है सर? कौन सा फिर से बोलो? ए बी सर ए बी ई एफ सर। या ए बी ई एफ, ये नाम दिख रहा है ना, देखो ए बी ई एफ। ठीक है, ट्यूब का ये वाला फिट। ये सर ये कौन सा प्लेन है सर? कौन सर सा? एक्स वाई वाई जेड मींस ये वाई जेड के पैरेलल है बेटा, वाई जेड नहीं है, वाई जेड के पैरेलल है। आप ध्यान से देखो, ये जो क्यूब है इसमें वाई जेड के पैरेलल है। ये जो क्यूब था इसका एक सरफेस, ये पीछे वाला सरफेस, वो एग्जैक्टली वाई जेड प्लेन में था ये, और इसके पैरेलल है ये। इट इज नॉट वाई जेड प्लेन बट उसके पैरेलल। क्लियर? सर मेरा डाउट ये था कि सर प्लेन कौन सा है सर, एक्स जेड सर? मैं बोलता रहा हूँ एक्स जेड प्लेन नहीं है ये, वाई जेड के पैरेलल है, वाई जेड के पैरेलल प्लेन है। समझे? ये देखो ये वाई जेड के पैरेलल एक प्लेन है, वाई जेड प्लेन और ये उसके पैरेलल। समझ में आया? सर मींस ये भी वाई जेड प्लेन होगा सर? फिर से बोलो। सर मींस ये भी वाई जेड प्लेन होगा सर? हाँ, ओ सी डी जी, ये वाई जेड प्लेन है। वेरी गुड, ये बनाया था ना मैंने यहाँ पे, ओ सी डी जी, दिस इज इन वाई जेड प्लेन। ठीक है, अब क्लियर हुआ क्या? चलो मेरे पास कुछ मैसेज आया, नहीं है तो पूछो वापस से। ये आयुष, कोई डाउट है इसमें? सर ये पैरेलल है सर, सर ये सर ए बी ई एफ और ओ सी डी है सर, ये दोनों पैरेलल है सर, दोनों वाई जेड प्लेन होने चाहिए सर। नहीं, ऐसा नहीं कहते अपन। वाई जेड प्लेन और वाई जेड के पैरेलल प्लेन आर डिफरेंट प्लेन। ठीक है, इनको पैरेलल बोल सकते हैं बट ऐसा नहीं कि सेम ही है। वाई जेड प्लेन का मतलब क्या होता है, जहां पे वाई और जेड एक्सिस दोनों लाई कर रहे हैं और ये उसके पैरेलल। वी विल नॉट से दिस इज वाई जेड प्लेन। आपको कैसा, किसने बोला ऐसा, किसको अपन वाई जेड बोल सकते हैं? सर मुझे देख के लगा था सर, ऐसा ज्योमेट्री को देख के सर। ऐसा लगना नहीं चाहिए, कोई जब तक अपन को कई चीज कैसे क्लियर नहीं हो, तो जो अपन को लगता है ना वो चीजें कई बार गलत ही रहती है। तो आपको पूछ लेना चाहिए, या अपन को जब तक पढ़ा नहीं हो स्पेसिफिकली, जब तक ऐसा अपन मानना नहीं चाहिए कुछ भी। ठीक है, इफ सम प्लेन इज पैरेलल टू अ प्लेन तो उसको वो नाम नहीं दे सकते अपन। वाई जेड के पैरेलल कोई प्लेन है तो उसको वाई जेड थोड़ी बोल सकता है, वो सिर्फ वाई जेड के पैरेलल है। ठीक, चलो और कोई किसी को भी डाउट, कुछ भी किसी को कोई समस्या और? सर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने नहीं आई सर। सर ये आपने ए बी ई एफ निकाला सर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं है इसमें? सर फ्लक्स निकालना नहीं आया सर मुझको। इस प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो देखो, ये क्लियर हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस प्लेन, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए थी तो एक्स की वैल्यू डाल दी, और ये एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, बिकॉज साइड लेंथ इज ए एंड ए, क्यूब है ना तो साइड लेंथ ए और ए, सारी साइड ए हो जाएगी, तो दिस इज अ स्क्वायर साइड विद ए, तो ए स्क्वायर एरिया हो गया। एरिया की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर, ए स्क्वायर आई कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट करो तो ई नॉट ए क्यूब आना चाहिए। चलो बताओ, इज इट क्लियर? थोड़ा फास्ट करो यार, जल्दी बताओ। चलो यार, ओके वेरी गुड, है ना? अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये अपन ने करा है जिसमें देखो मुझे इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, कहीं इंटीग्रेशन तो करना ही नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर फेज से या तो जीरो फ्लक्स बना रही थी या किसी से इस वाले फेज से कांस्टेंट हो गई थी, तो बिना इंटीग्रेशन के ही फ्लक्स हो गया। तो ऐसे कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन भी मिल जाते हैं जिसमें इंटीग्रेशन बिना करे हो जाता है काम अपना, ये उसका एक अच्छा एग्जाम्पल था। ठीक है, चलो तो और डाउट है या तो आपको क्या, बोलो फटाफट, माइक ऑन करो, फटाफट बोलो, इतना टाइम मत लगाओ। सर ये मुझे पैरेलल ही दिख रहे हैं सर, ये वाई जेड प्लेन ही लग रहा है सर। सर ये वाई जेड प्लेन है सर, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट सर 0 होना चाहिए सर। सर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने कैसे निकाला सर? फ्लक्स इक्वल टू ई ए क्यू।
ये प्लेन वाइजेड प्लेन नहीं है, ये अपन बात कर चुके थे। ये क्लियर हो गया ना आपको कि वाइजेड नहीं है, वाइजेड के पैरेलल है, बट दिस इज नॉट वाइजेड प्लेन। ये चीज क्लियर? सर ये सर आप इस प्लेन का नाम बता दीजिए सर। ये रहा ना, लिखा तो है सामने ABEF। तो दिस सरफेस इज एग्जैक्टली पैरेलल टू दिस वाइजेड प्लेन। ये देखो, ये वाली जो सरफेस है ये वाइजेड के बिल्कुल पैरेलल है, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा z एक्सिस, इसके बिल्कुल पैरेलल है। तो उसके पैरेलल है, बट दिस इज नॉट वाइजेड प्लेन। यहाँ पे x कांस्टेंट होगा। ऑन अ वाइजेड प्लेन x 0 होता है, x वैल्यू 0 होती है, बट उसके पैरेलल प्लेन पे x कांस्टेंट होता है। तो यहाँ x कांस्टेंट, x को a डाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, एरिया स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट, आंसर। ठीक, ओके सर। चलो, है ना? आई होप कि अब क्लियर है सबको। तो अपन आगे बढ़ते हैं। हम और भी ऐसे एग्जांपल देखते हैं अब, जिसमें हमें थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ता है। यहाँ तो इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ा, है ना? अब और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं जहाँ इंटीग्रेशन नहीं करना पड़े, वो भी हम देखेंगे। पर फिलहाल अब मैं ऐसा क्वेश्चन देने वाला हूँ जिसमें आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? सो एक सरफेस जिससे आपको फ्लक्स निकालना है, वो मैंने दिया आपको ये। देयर इज अ सर्कुलर सरफेस, एक सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस है r, इस सर्कल के एरिया से आपको फ्लक्स निकालना है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताई नहीं मैंने कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी तो फ्लक्स निकालोगे ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने बताया कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है q, देयर इज अ पॉइंट चार्ज q व्हिच इज एट द एक्सिस ऑफ सर्कल। ठीक है? So I have a circular area of radius r, and this circular area have a charge q at its axis. The distance of charge from the center of the circle, तो मैंने आपको दे दी x, एंड आपको ये भी बता दिया कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इस एंगल इज अल्फा। तो आप मुझे अल्फा के टर्म में भी जवाब दे सकते हो। नाउ यू नीड टू टेल मी व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सर्कुलर एरिया। ठीक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम सर्कुलर एरिया, बताओ। ड्यू टू चार्ज क्यू की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर कुछ फ्लक्स आ रहा होगा। तो फ्लक्स बताना है सर्कुलर एरिया से। करो जल्दी से अटेम्प्ट। एक सौरभ ने लिखा था कि सर ऐसा बोल सकते हैं कि ABEF स्पेस XYZ में है। ABEF was parallel to YZ, it was not in XYZ, ऐसा कुछ नहीं, बस वो पैरेलल है YZ की, इतना ही बोलना सफिशिएंट है उसके लिए, और कुछ उसके लिए बोलते हैं अपन। ठीक है? चलो अब वो सब छोड़ो, ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन का डायग्राम समझ में आ रहा है ना, कि मेरे पास एक सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे चार्ज रखा है। द डायग्राम विल बी लाइक दिस, दिस इज अ सर्कल, और सर्कल के एक्सिस पे यहाँ चार्ज है। ठीक है? तो ऐसा कोई डायग्राम दिखेगा 3D में। चलो करो, इसका सर्कुलर एरिया से सरफेस से फ्लक्स कितना जाएगा बताओ। क्वेश्चन में फटाफट पूछ लो, कोई डाउट हो तो। बाद में ऐसा कोई भी नहीं बोलना चाहिए कि क्वेश्चन समझ नहीं आया। चलो आई होप कि क्वेश्चन सबको क्लियर है, तो फटाफट निकालो, इससे कोशिश करो, ट्राई करो एक बार आप, फिर मैं बताऊंगा। वायर आयुष, वेरी गुड, आपका जवाब आया है, बट आपके जवाब में कुछ y लिखा है। y क्या मुझे पता नहीं, मैंने आपको दिया है x, अल्फा एंड r, तो y क्या मुझे पता नहीं। ठीक है? ये तो x दिया है मैंने, आपका आंसर गलत है। आपको y तो दिया नहीं कुछ। गलत है, मैं बोल तो रहा हूँ y। अच्छा, y हटा दिया आपने। अगेन दिस इज रॉन्ग। चलो, ये आंसर कैसे दिया आपने आयुष, एक्सप्लेन करोगे? सर मैंने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी सर, एक्स रिंग की वजह से सर। रिंग की वजह से? क्यों?
सर वो रिंग की वजह सर्कल, से, तो सर्कल पे चार्ज थोड़ी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो। यस सर। चार्ज तो केवल पॉइंट चार्ज है ना, स्पेस में तो कई चार्ज हो रहे ही नहीं, है ना। तो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों, कुछ भी। ओके सर। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है? दिस पॉइंट चार्ज इज क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी नीड टू फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। ये एरिया है जिससे फ्लक्स निकालना है। तो आपको पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो सोचना चाहिए, और फिर एरिया कैसे ले, हम एरिया के छोटे छोटे सेगमेंट ले सकते हैं, छोटे छोटे एरिया से फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, सिमेट्री है। देखो यहाँ पे आप अगर इस पॉइंट चार्ज से रिंग, इस पूरे एरिया से फ्लक्स चाहते हो तो आप इस एरिया को रिंग्स में तोड़ो, है ना। आप एक रिंग इमेजिन करो लाइक दिस। मान लो किसी रेडियस स्मॉल आर की ये रिंग है, और रिंग की थोड़ी सी यहाँ विड्थ है। 3D में इस रिंग की कुछ विड्थ है, आप ऐसा सोचो, ठीक है। ये हमारी रिंग की कुछ विड्थ है dr, दिस विड्थ इज dr। नाउ दिस रिंग विल बी सिमेट्रिक टू द पॉइंट चार्ज, इसलिए इस पूरी रिंग पे पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बिल्कुल एक जैसे मैग्नीट्यूड की होगी। ओवर दिस रिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, और उसका मैग्नीट्यूड पूरी रिंग पे सेम होगा, है ना। ऑन दिस रिंग द पॉइंट चार्ज विल हैव इक्वल डिस्टेंस, सारे पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस इक्वल होगी। रिंग के सारे पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस सिमेट्रिक होगी, ये सारी डिस्टेंस सिमेट्रिक होगी। दैट्स व्हाई इस पूरी रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी आएगी। तो इस रिंग को मुझे एलिमेंट लेना चाहिए। अब आपको सोचना चाहिए इस रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा k q टाइम्स k q बाय डिस्टेंस स्क्वायर, एंड डिस्टेंस हो जाएगी ये, अगर r और ये x है तो डिस्टेंस होगी रूट ओवर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो तुम्हें इसका स्क्वायर लिखना पड़ता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉइंट चार्ज वो होती है k q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर लिख दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इसमें कोई समस्या किसी को भी? और छोटा सा एरिया जो होगा रिंग का, वहां उसका एरिया वेक्टर क्या होगा वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने साइड व्यू बनाया डायग्राम का। इसको साइड से देखेंगे तो ये पॉइंट चार्ज हमें रखा हुआ दिखेगा। पॉइंट चार्ज से किसी डिस्टेंस x पे जाके हमें रिंग दिख रही थी, वो जो बड़ी रिंग थी वो कुछ ऐसी थी, साइड से अपन को ऐसी दिखेगी बस। और उसमें हमने किसी रेडियस r पे जाके एक छोटी सी रिंग ली है यहाँ पे dr विड्थ की, तो साइड में वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऐसे अपन को दिखेगी, ठीक है। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, the direction of electric field will be like this, and the area of the ring, area vector of the ring will be like this. इस रिंग का जो एरिया वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर लेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। किसी सर्कल का जो एरिया वेक्टर होगा वो उसके एक्सिस के अलोंग, तो ये एक्सिस के पैरेलल ऐसा एरिया आएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ एंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में भी थीटा एंगल है। तो छोटे से एरिया का फ्लक्स अब आपको क्या लिखना चाहिए, वो छोटा सा फ्लक्स आपको लिखना चाहिए E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। E का मैग्नीट्यूड है k q अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास, इनटू एरिया। एरिया ऑफ द रिंग विल बी 2 pi r dr इनटू द एंगल, एंगल विल बी cos थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो cos थीटा। चलो, क्या इतनी चीज समझ में आई हमको अच्छे से? इसमें किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। सर वो गलत है आंसर, ऋतिक को क्लियर है, वेरी गुड ऋतिक। किसी को भी यहाँ तक कोई भी डाउट तो पूछो जल्दी से। कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट द सेंटर, यहाँ देखोगे तो उसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी, एकदम टॉप पे देखोगे तो ऐसे आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में बदल गई। तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ओवर माय रिंग, ओवर माय दिस सरफेस जिस पे मुझे फ्लक्स चाहिए, उस फ्लक्स के सेंटर पे और सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा वो गलत है अभी भी, उस सर्कल के सेंटर पे और पूरे एरिया पर सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदल सकती है। किस एरिया पे कांस्टेंट है? तो एक सर्कुलर एरिया पे कांस्टेंट होगी। बीच का एक सर्कल जैसी रिंग ली मैंने, उस पर ऋत्विक बिल्कुल सही, बीच में एक सर्कल जैसी रिंग ली, उस पर अपन फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो इस रिंग का सरफेस एरिया कितना होगा? इट शुड बी सर्कमफरेंस इनटू विड्थ, तो आ जाएगा 2 पाई dr, और ये आ गया। अब इंटीग्रेशन करना है मैथ से, तो आगे मैथ लगा दो। अब मैं थीटा में कन्वर्ट करूंगा तो आसान हो जाएगा। अब देखो ये x था वो r था, तो r शुड बी x tan थीटा,
डी आर इट शुड बी एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये उठा के वहां सब्स्टिट्यूट कर देते, तो डी फाइव इज गोइंग टू बिकम के क्यू अपॉन, यहाँ पे आर को डाल दो एक्स टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, इट विल बी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में 2 पाई आर, आर को डालना है एक्स टेन थीटा, डी आर इज एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड देयर वाज अ कॉस थीटा। ये पूरा एक्सप्रेशन आया, ठीक है। फटाफट से सॉल्व करते हैं। डी पाई इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 पाई के क्यू, नीचे एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर कट पिट गया ये, ठीक है, एक्स सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा गया, tan थीटा इन cos थीटा इट विल बी sin थीटा d थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 2 पाई के क्यू कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा बचा। थीटा क्या था, ये एंगल था क्वेश्चन में, जो मैंने ये एंगल लिया था ये थीटा था, और मैंने पूरा एंगल आपको अल्फा दिया था, तो थीटा से 0 से अल्फा हो जाएगा अगर सारी रिंग को कंसीडर करूंगा, तो लिमिट शुड बी 0 टू अल्फा। साइन का इंटीग्रेशन कर लो और लिमिट डाल दो, तो फाई शुड बी 2 पाई के क्यू, साइन अल्फा का माइनस कॉस थीटा होता है, तो पहले 0 डाल देंगे, बाद में कॉस अल्फा डाल देंगे, तो ये आ जाएगा आंसर। दिस शुड बी द आंसर। और k की वैल्यू लिख के इसे आप और भी तरीके से लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई into 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 4 पाई। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, k की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। मैंने ये लिखा क्यों है, इसका कुछ रीजन है, अभी बताऊंगा। पहले तो यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बता दो मुझे, कोई भी फ्लक्स कैलकुलेशन में डाउट? आयुष क्लियर है? अमित बोल रहा है पहले अल्फा होगा, नहीं बेटा, यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन माइनस में आता है ना, तो बाहर के माइनस की वजह से अंदर उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। चलो अब क्लियर, ओके वेरी गुड, यस, है ना। अब वो देखो, अब ये आपको क्यों नहीं आया यहाँ पे कि बाद में अल्फा, क्योंकि खुद ने नहीं करके देखा, है ना। यहाँ पे पहले कॉस अल्फा बाद में 1 आएगा ऐसा आप सोच रहे, क्योंकि आपने खुद करके नहीं देखा। खुद करोगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएगी। साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है, फिर वो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो चीजें करो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, और नहीं करोगे सिर्फ देखोगे तो चीजें कम समझ में आती है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन आपको सिखाया है 11th में भी, आपको प्रैक्टिस करा दी है खूब, तो ये आपको आना चाहिए। चलो, तो ये मेरा सजेशन है कि प्रैक्टिस करो। आगे बढ़ते। अब मैंने ये फ्लक्स क्यों लिखा इस तरह से, देखो इसका एक रीजन है। किसी चार्ज से टोटल फील्ड लाइन जो निकलती है, ये शायद मैंने बताया था आपको, वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। बताया था क्या? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो किसी चार्ज से निकलती है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, शायद ये बताया मैंने आपको, है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पूरे 3D में निकलेगी, पूरे 3D में जाएगी ये ऐसे, है ना। अब मेरे पास जो सर्कुलर एरिया दिया है उसको मैं चार्ज से ज्वाइन कर रहा हूं अगर, तो एक कोन बन रहा है। इस कोन का जो सेमी वर्टेक्स एंगल है वो आपको दिया है अल्फा, कोन का सेमी वर्टेक्स एंगल दिया है अल्फा। तो ये कोन यहाँ पर जो सॉलिड एंगल बनाता है, द सॉलिड एंगल बाय दिस कोन, वो आता है 2 पाई into 1 माइनस कॉस अल्फा। ये अगर आपने बेसिक मैथ्स के मैंने कुछ वीडियो लेक्चर भेजे थे वो देखे हो तो उसमें भी बताया था मैंने ये, और आपको ये याद भी होना चाहिए, 11th में शायद सुना हो आपने। तो ये सॉलिड एंगल ऑफ कोन एट इट वर्टेक्स, किसी कोन का उसके वर्टेक्स पर सॉलिड एंगल ये आता है, ये सॉलिड एंगल था। और पूरे 3D का सॉलिड एंगल जो होता है वो 4 पाई होता है। सो ये जो फ्लक्स था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एक पॉइंट चार्ज से सारी जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन थी वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट थी, वो 4 पाई एंगल में जा रही है, और मुझे इतने एंगल का फ्लक्स चाहिए, तो वो एंगल मैंने यूनिटरी मेथड से कर दिया। 4 पाई एंगल में फ्लक्स इतना है, तो फ्लक्स बाय 4 पाई इनटू जो एंगल में फ्लक्स चाहिए वो एंगल मल्टीप्लाई कर दिया। आ रहा है समझ में? यूनिटरी मेथड लगाई, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स 4 पाई एंगल में, तो यूनिट एंगल में फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, फिर जितने एंगल में फ्लक्स चाहिए वो एंगल मल्टीप्लाई कराए। समझे? आ रहा है क्या समझ में? ये कैसे अपन निकाल रहे फ्लक्स, बोलो, ये लॉजिक समझ में आ रहा है? ऋत्विक को तो आ गया, बाकी बच्चे बताइए। निमित को भी क्लियर, वेरी गुड, यस।
तो आपको ये याद होना चाहिए कि किसी चार्ज से कितनी फील्ड लाइन इमिट होती है। तो टोटल फील्ड लाइन इमिटेड बाय अ पॉइंट चार्ज इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फील्ड लाइन कितने एंगल में निकल रही है, द टोटल सॉलिड एंगल, टोटल किसी पॉइंट पे जो पूरे 3D स्पेस का सॉलिड एंगल होता है वो 4 पाई होता है। तो 4 पाई सॉलिड एंगल की फील्ड लाइन का नंबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था। तो यूनिटरी मेथड से इतने सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स होगा, यूनिटरी मेथड से कर दिया अपन। अब यूनिटरी मेथड आनी चाहिए अपन को कि 5 चॉकलेट अगर 5 रुपए की आती तो एक चॉकलेट कितने की आएगी, फिर 4 कितने की आएगी, वैसे यूनिटरी मेथड करिए अपन ने। 4 पाई सॉलिड एंगल में इतना फ्लक्स है तो यूनिट सॉलिड एंगल में इसको डिवाइड कर देंगे, फिर जिस सॉलिड एंगल में फ्लक्स चाहिए मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिटरी मेथड से फ्लक्स आता है। इज दिस क्लियर? अनन्या को भी क्लियर, वेरी गुड। अनन्या शायद पहली बार आपने रिप्लाई करा है आज, बहुत बढ़िया। ओके, तो सभी बच्चों से आज मैंने सजेशन बोला है आपको कि भैया रिप्लाई करा करो, चीजें करा करो, ये कैलकुलेशन वगैरह करो तो चीज समझ में आएगी, है ना। अगर अपन आइडियल बैठेंगे तो कुछ नहीं आता, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस की भी यही हमारी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को हम देख नहीं सकते, अगर सामने होता तो हम करवा देते, बस यहाँ हम करा नहीं सकते जब तक आप नहीं बताओगे, हमें पता नहीं रहता है। तो प्लीज बी अटेंटिव इन क्लास, जो नहीं आए पूछो, क्वेश्चन खुद सॉल्व भी करो, जब सॉल्व करोगे चीजें तो आएगी। ओके चलो, अब आज का अपना ऑफिशियल टाइम हो गया है तो अपन आज रुकते हैं। आज हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखा है क्या होता है, कुछ सिचुएशंस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीखा है। जो भी आज चीजें सीखी है वो सब नेक्स्ट क्लास में अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो इंश्योर करो नेक्स्ट क्लास में सब अच्छे से आए आपको। और अगली क्लास के लिए गॉस लॉ पढ़ने वाले अपन, तो गॉस लॉ पढ़कर आना है आपको। आपके स्कूल लेवल की जो भी बुक हो आपके पास उससे पढ़िए, या मैंने आज आपको रेस्लिंग हॉलीडे की पीडीएफ भी शेयर करी है उससे पढ़िए, है ना। तो गॉस लॉ पढ़ के आना है, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो भी आज पढ़ा है वो याद होना चाहिए। हाँ बोलो सर। रेसलिंग हेलिडीज से थ्योरी पढ़नी है फिर न्यूमेरिकल्स भी करना है? न्यूमेरिकल की ज्यादा जरूरत नहीं है, बाकी थ्योरी उससे जरूर करो, और उसमें इलस्ट्रेशन जो है सारे वो सब कर सकते हो, ठीक है। थ्योरी के लिए बहुत अच्छी किताब है। उसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, कई बार डाटा अजीब सा रहता है उनमें, तो बिना कैलकुलेटर के होते नहीं है, तो इसलिए उसके क्वेश्चन हम प्रिफर नहीं करते, ठीक है। क्वेश्चन तो वही करो जो आपको असाइनमेंट, रेस जो भी मिल रहा है यहाँ से, बिगिनर बॉक्स, सब वही करो, ठीक है। चलो, तो आज अपन यही रुकते हैं। हाँ निमित, वो लेक्चर का नंबर तो याद नहीं है, शायद शुरू का ही कुछ है, 5वां 6वां नंबर कुछ होगा, देख लीजिएगा। चलो बाय सबको, टेक केयर।